चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। तो हमारे जो कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि हमने पीछे गुलाम वंश के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा है खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारी चीज़ जानी थी। उसके बाद हमने देखे हैं तुगलक वंश के बारे में। तो ये तीनों जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे वंश थे उसके बारे में हमने विस्तार से देख लिया है। अब कंप्लीट रूप से हम देखते हैं कि ये जो थे किसके अंतर्गत थे। ये सारे वंश ये थे सल्तनत काल। सल्तनत काल यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये सारे वंश थे, यानी 5 टोटल थे, जिसमें 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सैयद वंश और लोधी वंश। अब हम देखेंगे कंप्लीट रूप से, जैसे कि हम बात करें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर जो अन्य 2 वंश है, उन सभी को मिलाकर हम देखेंगे सभी की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि हम देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। और बहुत सारी चीज़ हम देखेंगे, जैसे कि दिल्ली सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की साहित्यिक, सांस्कृतिक और अलग अलग प्रकार से सारी चीज़ जो हमारी बची है उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है अगला टॉपिक चालू होगा, जैसे कि भक्ति आंदोलन है, सूफी आंदोलन है, विजयनगर साम्राज्य है। इन सभी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो इतिहासकार है, इतिहासकारों के द्वारा अपने अपने अलग अलग प्रकार से मत दिए गए हैं। तो धार्मिक रूप से मत का समर्थन किया कुछ इतिहासकारों ने, तो कुछ इतिहासकारों ने अपने कुछ तर्क दिए हैं। तो जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा कुछ तर्क दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए राज्य का स्वरूप कैसा था, उनके द्वारा ये यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, सैनिक प्रशासन, इन सभी के बारे में हम जो है सारी चीज़ों को जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्य का स्वरूप। तो राज्य का स्वरूप एक प्रकार का यहाँ बोला गया है, कुछ लोग जो है, कुछ इतिहासकार इसको जो है इसको मान्य मानते हैं, यानी कि एक प्रकार का धार्मिक स्वरूप था। परंतु कुछ इतिहासकार ने कुछ तर्क दिए हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम। तो प्रथम तर्क जो था, जो सुल्तान हुआ करता था, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सुल्तान अर्थात हम शासक या राजा बोल सकते हैं, वो अपने ऊपर एक जो है इस्लाम जगत का जो सर्वोच्च धार्मिक पद है जिसे हम खलीफा बोलते हैं, तो खलीफा को प्रधान मानता था। ये वाला जो है, मतलब ये इतिहासकार मानते हैं कि खलीफा को ये प्रधान मानता था, यानी कि खलीफा की सत्ता को स्वीकार करता था। उसके अलावा दूसरा अगर बात करें, दूसरा जो मत इनके द्वारा दिया गया है कि राज्य का संचालन मुख्य रूप से एक नियम था जिसको हम बोलते हैं शरीयत का नियम। तो शरीयत के जो नियम था उसका पालन करते थे। शरीयत के नियम के अनुसार ही शासन का संचालन, एक तो खलीफा का मतलब खलीफा की सत्ता को स्वीकार करते थे वो, इसकी परमिशन के बाद ही राजा बनते थे। और दूसरे जो थे, एक प्रकार दूसरा नियम जो था, शरीयत के नियमों का पालन किया जाता था राज्य के संचालन में। उसके अलावा ये देखें तो प्रशासनिक एवं जो न्यायिक क्षेत्र हुआ करते थे उसमें धार्मिक वर्ग, यानी कि जो उलेमा और अमीर वर्ग का हस्तक्षेप रहा है। तो कुछ लोगों ने तो जो उलेमा वर्ग है उसके हस्तक्षेप को समाप्त करने की कोशिश की है। उलेमा और अमीर वर्ग को, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमने देखा था, इन सभी को जो है एक प्रकार से अलग कर दिया गया था, यानी इनके लिए भी एक प्रकार से न्याय की व्यवस्था की गई थी, इनको भी दंड मिलता था। तो एक प्रकार से हम देखें तो इनका उच्च स्थान रहा है हमेशा। इसके अलावा चौथा हम देख सकते हैं, जो सुल्तान रहे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, यानी जो विभिन्न सुल्तान रहे, उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़कर अपनी मतलब जो है अपने धर्म की यानी मस्जिदों को बनवाया है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम देखें मंदिरों को तोड़ने का काम इनके द्वारा किया गया है और उसकी जगह क्या बनवाया गया है, मस्जिद बनवाया गया है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं एक जो है नवीन विभाग की भी स्थापना करवाई गई थी, जिसके अंतर्गत ये सारा काम किया जाता था मंदिरों को तोड़ने का। तो राज्य के स्वरूप के अंतर्गत हमने देखे हैं, कुछ इतिहासकारों ने इसको धार्मिक रूप का मतलब धार्मिक स्वरूप माना है, और कुछ इतिहासकारों ने कुछ तर्क दिए हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं एक सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करता था प्रत्येक सुल्तान, जिसमें हम देख सकते हैं खलीफा। इसके अलावा शरीयत के नियमों का पालन करता था राज्य के संचालन के लिए। हमेशा राज्य में हस्तक्षेप रहा है उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग का। उसके अलावा प्रत्येक सुल्तान के द्वारा, मतलब कुछ को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक सुल्तान के द्वारा मंदिरों को तोड़ने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की गई थी और वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। तो ये देख लिया हमने तर्क। अब उसके अलावा इन्हीं की देखते हैं हम जो तर्क दिए गए हैं। तर्क के अंतर्गत उनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे धार्मिक अवधारणा का समर्थन करते हैं, परंतु हम अगर गहराई से अध्ययन करें तो उसकी कुछ आलोचना या सीमाएं हम देख सकते हैं। चलिए पहली देखते हैं। पहली सीमा क्या देखने को मिलती है, जो खलीफा हुआ करता था वो कभी भी राजकीय कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। देखिए सर्वोच्चता तो इसकी प्रधान थी, परंतु वो राजकीय कार्य में हस्तक्षेप करता था क्या,
राजकीय कार्य में उसने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर सीमा क्या देखने को मिलती है, जो शरीयत के नियम थे उनका यहाँ पे कई बार उल्लंघन किया गया है। सुल्तान के द्वारा शरीयत के नियमों का कई बार यहाँ पे उल्लंघन किया गया है, यानी कि मेन मतलब प्रधान रूप से यहाँ उपयोग नहीं किया जाता था शरीयत के नियमों का। उदाहरण के तौर पे हमने देखा था बलबन था, बलबन ने सिजदा और पैबोस नवरोज 3 त्यौहार जो है मतलब जैसे कि गैर इस्लामी प्रथा जो है उसको प्रारंभ किया था। तो एक प्रकार से ये जो शरीयत के नियम था उसका उल्लंघन के तौर पर ही इसको हम देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था, जो वो उसके द्वारा कहा गया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था कि मैं नहीं जानता कि शरीयत के अनुरूप क्या है, मतलब शरीयत के नियम क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता, मैं तो वही सोचता हूँ जो जनता के हित में हो, यानी राज्य के हित में जो होगा उचित उसके द्वारा वो काम किया जाएगा। शरीयत के नियमों को उसने वैल्यू नहीं दी थी। तो ये बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो शरीयत के नियमों को यहाँ पर ज़्यादा प्रधानता नहीं दी गई है। इसके अलावा तीसरी आलोचना या तीसरी सीमा हम देख सकते हैं जो बाद के जो सुल्तान हुआ है करते हैं, मतलब बाद के जैसे यानी कि परवर्ती सुल्तान की बात करते हैं, तो उनके द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में मुस्लिम वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों को भी देखिए, कुछ ने तो जो है लोह रक्त की नीति अपनाई है, परंतु यहाँ पे जो आने वाले जो बाद वाले जो भी शासक रहे हैं उन्होंने मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू को यहाँ पे वैल्यू दी है, सिख को, जैन को और अन्य जो वर्ग हुआ करते थे उनको भी यहाँ पे प्रधानता दी है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सुल्तान है उन्होंने मुस्लिम के अतिरिक्त अन्य वर्गों को भी यहाँ पे नियुक्त किया। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात ले लीजिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था, जो राजकीय सेवा है उसमें हिंदुओं, जैन एवं जो खुरासानी लोग थे उनकी भी नियुक्ति की। उलेमा वर्ग को न्यायिक सीमा की परिधि में लाए थे, यानी कि उलेमा वर्ग को एक प्रकार से दंड देने का प्रावधान भी इसके द्वारा किया गया था। चौथा हम देख सकते हैं सुल्तानों द्वारा मंदिरों को नष्ट करने के पीछे कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। तो इसका उद्देश्य क्या था, अपने धर्म की जो है अपने धर्म का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से राजनीतिक उद्देश्य इसको हम बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट। हमने एक तो तर्क देखें राज्य के स्वरूप के अंतर्गत, 4 तर्क हमने देखे और उन चारों तर्कों का यहाँ पर खंडन किया, यानी कि उनकी सीमाएँ हमने देखी है। अब निष्कर्ष के रूप में हम बोल सकते हैं, जैसे अगर निष्कर्ष पूछा जाए कि आप निष्कर्ष निकालिए राजकीय स्वरूप के अंतर्गत, तो आप क्या निकालेंगे। तो निष्कर्ष के रूप में हम बोल सकते हैं कि जो सुल्तान हुआ करते थे, जो विभिन्न सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, उन्होंने मुस्लिम जमात का समर्थन प्राप्त करने हेतु ये जो है इस प्रकार की कुछ व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। जैसे कि शरीयत के नियमों का पालन उनके द्वारा किया गया अपने वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। और समय समय पर हम देख सकते हैं विशेष परिस्थिति में भी उन्होंने जो है धर्मनिरपेक्ष कानून का भी पालन किया। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म विशेष का पक्ष ना करके सभी धर्मों को यहाँ पे वैल्यू दी उन्होंने। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो सुल्तान हुआ करते थे वो उनका झुकाव इस्लाम धर्म के पक्ष में तो था, परंतु धार्मिक जो राज्य था उससे संबंधी जो विचार थे वो तार्किक प्रतीत होते हैं। यानी कि हालांकि इस्लाम धर्म को उन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी है, परंतु यदि हम बोले कि धार्मिक रूप से वो उसके प्रति कटिबद्ध थे तो ये गलत सिद्ध होता है। तो ये एक प्रकार से निष्कर्ष हम बोल सकते हैं। शरीयत के नियम क्या था, अपने धार्मिक लोगों के समर्थन के लिए था, परंतु धर्मनिरपेक्ष भी था कभी कभी, मतलब हम देखें तो उनका जो उद्देश्य था धर्मनिरपेक्ष भी था और इस्लाम धर्म को वैल्यू दिया उन्होंने, परंतु उसका उद्देश्य धार्मिक नहीं था, एक प्रकार से राजनीतिक था। तो ये निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं राज्य के स्वरूप में। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम देख सकते हैं 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो सर्वोच्च अधिकारी जो सुल्तान की सहायता है और नवीन विभागों की स्थापना। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वोच्च अधिकारी। सर्वोच्च अधिकारी कौन था, सुल्तान अर्थात राजा। सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और सैद्धांतिक रूप से यदि देखें तो इसके ऊपर किसका शासन था, खलीफा का। खलीफा का जो था नाम अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, एक प्रकार से हम बोले जैसे आज की डेट में अब जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति महोदय उनका रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है खलीफा के द्वारा यहाँ परमिशन दी जाती थी और जिसको परमिशन दी जाती थी वो वैलिड रूप से, वैध रूप से सुल्तान माना जाता था। परंतु इन्होंने कभी राज्य में अपने जो भी राज्य के कार्य में है उसमें हस्तक्षेप कभी नहीं किया खलीफा ने। तो मेन जो अधिकारी होगा कौन होगा, सुल्तान होगा।
अब सुल्तान जो है अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होता था और उसकी सहायता के लिए कुछ जो है अधिकारी यहाँ पे, मतलब एक प्रकार से कुछ अधिकारी या विभाग यहाँ पे बनाए जाते थे। तो विभाग चार प्रकार के हम देख सकते हैं। एक तो दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान ए इंसा और दीवान रिसालत। तो ये चारों विभाग के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं दीवान ए वजारत। तो इसका जो प्रमुख होता था वो होता था वज़ीर। अब ये क्या करता था, मतलब एक प्रकार से हम इसको जो है आज की डेट में क्या बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री या फिर हम बोल सकते हैं वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। वित्त मंत्री यानी कि जो पैसों का लेन देन या जो भी हमारा जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री। अच्छा, आज की डेट में वित्त मंत्री कौन है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो मतलब एक प्रकार से दीवान वजारत होता था, इसका प्रमुख कार्य क्या होता था, राजस्व की वसूली। इसका प्रमुख कार्य जो था राजस्व की वसूली करना, दीवान वजारत का कार्य। उसके अलावा जो व्यय था, जैसे वित्त मंत्रालय की अगर बात कर दी जाए तो व्यय को मेंटेन करना, व्यय को नियंत्रण करना, फिर वेतन को बांटना, मतलब सैलरी को मेंटेन करना। इसके अलावा यदि हम देखें तो सुल्तान के आदेश पर जो है एकता व्यवस्था, जो हम देखेंगे आगे, एकता व्यवस्था को मेंटेन करना, ये सभी जो है यहाँ पे मेंटेन करता था। अच्छा, इसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी। दीवान वजारत यानी कि जैसे प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हम देख सकते हैं दीवान वजारत के अंतर्गत जो वज़ीर होता था, वज़ीर की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं लेखाकार। लेखाकार की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी, जिसे हम मुस्तौरिफ आ ममलिक, इस प्रकार से जो है इसकी संज्ञा दी गई है इसमें। इसके अलावा जैसे कैग होता है आज की डेट में, तो यहाँ लेखा परीक्षक की भी ज़रूरत पड़ती थी प्रधानमंत्री की सहायता के लिए, यानी वज़ीर की सहायता के लिए। तो ये तो बात हो गई दीवान वजारत की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दीवान ए आरिज़ की। तो दीवान ए आरिज़ के अंतर्गत हम देख सकते हैं इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो आरिज़ा ममलिक हुआ करता था, यानी कि हम रक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं। आरिज़ आ ममलिक, ये अच्छे से लिख दिए थे, ये आरिज़ आ ममलिक हुआ करता था। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि रक्षा मंत्री। अच्छा, रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। रक्षा मंत्री हुआ करता था, मतलब एक प्रकार से आरिज़ ममलिक, यानी इसकी तुलना हम वर्तमान में रक्षा मंत्री से की जाती है। तो क्या क्या काम रह सकता है रक्षा मंत्री का, सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों का प्रशिक्षण, उनके वेतन को मेंटेन करना, ये सारे काम किसके हुआ करते थे, दीवान आरिज़ के अंतर्गत आरिज़ ममलिक या रक्षा मंत्री के कार्य हुआ करते थे। उसके बाद हम देख सकते हैं दीवान इंसा। दीवान इंसा एक विभाग था, इसका प्रमुख था दवीर ममलिक। अब ये जो था दवीर ममलिक, मतलब इसकी तुलना वर्तमान में किससे की जा सकती है, जैसे हम आज की डेट में बोल सकते हैं मीडिया रहती है, तो ये एक प्रकार का पत्राचार विभाग था। पत्राचार विभाग से इसकी तुलना की गई है। और इसका प्रमुख जो था सुल्तान एवं अन्य देशों के बीच तक जो है, सुल्तान एवं इक़्तादारों के बीच जो है कम्युनिकेशन का एक माध्यम हुआ करता था। इक़्तादारों और सुल्तान के बीच में कम्युनिकेशन का काम ये करते थे। नेक्स्ट है दीवान रिसालत, ये आखिरी यानी कि चौथे नंबर का डिपार्टमेंट था। तो ये जो था इसका प्रमुख जो होता था सद्र उस सद्र होता था, सद्र उस सद्र, ये प्रमुख होता था किसका, दीवान रिसालत का। और ये प्रमुख रूप से हम बोल सकते हैं किसको मेंटेन करता था, यहाँ पे जो धार्मिक सहायता है, धार्मिक सहायता उपलब्ध कराता था। कौन, दीवान रिसालत के अंतर्गत सद्र और सद्र। तो हमने देखे क्या, सुल्तान सर्वोच्च जो अधिकारी होता था सुल्तान होता था। सुल्तान अपनी जो है उच्च स्तर पर खलीफा की अधीनता को स्वीकार करता था। हालांकि खलीफा ने कभी राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया, अर्थात हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से खलीफा टॉप पर था, परंतु इसके सारे कार्यों के लिए स्वतंत्र कौन था,
राज्य के सुल्तान, और सुल्तान की सहायता के लिए यहाँ पे कुछ विभाग और कुछ अधिकारियों की यहाँ ज़रूरत पड़ती थी, जिसके अंतर्गत हमने देखे हैं दीवान वजारत। दीवान वजारत के अंतर्गत प्रमुख था वजीर अर्थात प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री हम बोल सकते हैं। इसका काम था राजस्व वसूलना, उसके व्यय को मेंटेन करना राज्य के अंतर्गत, और वेतन को मेंटेन करना। इसके अलावा कुछ अधिकारी इसकी सहायता के लिए होते थे, जैसे कि लेखाकार हो गया, कैग यानी लेखा परीक्षक हो गया। दूसरा विभाग है दीवान आरिस। दीवान आरिस के अंतर्गत आरिज ममलिक अर्थात रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती करना, प्रशिक्षण करना, ये सारे काम इसके अंतर्गत थे। फिर दीवान इंसा दवीर ममलिक अर्थात पत्राचार विभाग। इक्तादारों और सुल्तान के मध्य कम्युनिकेशन यानी कि जो है संप्रेषण या फिर उनके अंतर्गत जो है बातचीत को जो है प्रेषित करना इधर उधर, तो इसका काम था। और दीवान रिसालत यानी कि सद्र उस सद्र अर्थात धार्मिक सहायता को यहाँ पे प्रदान करना इसका काम था। तो बात हो गई सुल्तान की सहायता के लिए एक जो है विभाग की स्थापना यहाँ की गई। उसके अलावा कुछ जो है समय समय पर विभिन्न सुल्तानों ने अलग अलग मतलब जो है विभागों की स्थापना की, अर्थात हम बोल सकते हैं नवीन विभागों की स्थापना के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। चलिए एक एक करके हम सुल्तानों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें हम, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो एक विभाग बनाया गया था उसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज नाम का एक विभाग इसके द्वारा मतलब यहाँ पे गठित किया गया था, और इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था राजस्व की वसूली अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए भी एक जो है विभाग यहाँ पे बनाया था, जिसको बोला जाता था दीवान ए रियासत। अब इसका काम क्या था? बाजार नियंत्रण को मतलब बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी उसको मेंटेन करने का काम दीवान ए रियासत का था। इसके अलावा एक और व्यक्ति जो बाद में आया हम देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी असफल शासक इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, हालांकि असफल हम जो है कुछ कारणों से इसको बोल सकते हैं, फिर भी उसको असफल हम बोले मतलब सफल तो हम उसको बोल नहीं सकते। यहाँ देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति हेतु एक जो है नए विभाग की स्थापना करवाई, जैसे हम बोल सकते हैं दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही नाम से एक विभाग की स्थापना कराई गई, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर आया फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी एक जो है नए विभाग की स्थापना कराई गई, जिसको हम बोल सकते हैं दीवान ए खैरात। दीवान खैरात की यहाँ स्थापना कराई गई। उसके बाद दीवान इस्तिहाक या दीवान बंदरगाह आदि भी इसके द्वारा गठित किए गए। तो ये नए नए विभाग समय समय पर अलग अलग सुल्तानों के द्वारा यहाँ पे स्थापित कराए गए। तो हम बोल सकते हैं जो केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था वो 3 भागों में हमने बांटे: सर्वोच्च अधिकारी, सुल्तान की सहायता के लिए विभाग और अधिकारी, और नवीन विभागों की स्थापना। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब आगे देखते हैं यहाँ पे बात की जा रही है प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत हम यदि देखें तो प्रांत में कौन प्रधान था? प्रांत में था जो था इक्ता कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? या फिर हम बोल सकते हैं सूबा। सूबा मतलब प्रांत हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो प्रांत हुआ करता था उसमें कोई निश्चित जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है। किसमें? सल्तनत काल के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कोई स्पष्ट जानकारी यहाँ प्राप्त नहीं होती। फिर भी हमने अभी तक पढ़ा है कि इक्ता होता था प्रादेशिक तौर पर, जो कि राजस्व वसूली करता था और केंद्र में राजा को पहुँचाता था और सेना की टुकड़ी को मेंटेन करता था। सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था हमने पढ़े हैं, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं सूबा या इक्ता जो होता था प्रांतों में व्यवस्था को मेंटेन करता था। और प्रांतीय स्तर पर जो होता था प्रांतीय वजीर होता था। प्रांतीय स्तर पर कौन होता था? प्रांतीय वजीर होता था। जैसे केंद्र में हमने देखे थे वजीर, तो यहाँ पे जो के प्रांत में है प्रांतीय वजीर होता था। वजीर के अलावा एक और था जैसे आरिज और सद्र। तो ये जैसे हमने केंद्र में पढ़े उसी प्रकार राज्य में भी इस प्रकार के कुछ अधिकारी होते थे जो यहाँ इस व्यवस्था को संभालते थे। तो ये हो गई प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखें। अब बात करते हैं स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत हम यदि यहाँ देखें सल्तनत काल में तो प्रांत को यहाँ विभाजन किया जाता था। प्रांत को किस में विभाजन किया जाता था? सिख में। तो इसको हम बोलते हैं स्थानीय, मतलब एक प्रकार से इससे छोटा भाग बोल सकते हैं। और सिख का विभाजन किस में किया जाएगा? परगना में। परगना किससे भी छोटा विभाग है, मतलब एक प्रकार से सिख से छोटा एक क्षेत्र है। और
परगना में हो जाता था और इसके प्रमुख अधिकारी को एक प्रकार से हम क्या बोलते थे, इसके प्रमुख अधिकारी को हम बोलते थे सिकदार। सल्तनत काल में इसको क्या बोला जाता था, सिकदार या फिर बोल सकते हैं आमील। इसके अधिकारी को आमील या सिकदार बोलते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो हुआ करती थी वो गांव थी, हमेशा ग्राम रही है, ठीक है। हालांकि वैदिक काल में कुल रहती थी सबसे छोटी, तो यहाँ हम देख सकते हैं गांव। और यहाँ देखिए इसका जो प्रधान हुआ करता था वो मुकद्दम हुआ करता था, मुकद्दम, या फिर हम बोल सकते हैं चौधरी। और इनका जो था यहाँ पे जो अधिकारी हुआ करते थे वो पैतृक, यानी कि हम बोल सकते हैं वंशानुगत। ये हो गया उसका स्थानीय प्रशासन, किसका, सल्तनत काल का। यानी प्रांत का विभाजन सिख में, सिख का विभाजन परगना में, परगना के जो प्रमुख होते थे सिकदार या आमिल, और सबसे छोटी इकाई गांव थी, गांव का प्रमुख कौन था, मुकद्दम या चौधरी, जो वंशानुगत होते थे। फिर बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। तो गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत जो सल्तनत काल है उसके के अंतर्गत हम देख सकते हैं इस प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसका नाम था बरीद ममलिक। बरीदा ममलिक इसका जो है प्रमुख हुआ करता था, किसका, गुप्तचर विभाग का। और सल्तनत काल में राजकीय गुप्तचरों को बरीद तथा सुल्तान के व्यक्तिगत गुप्तचरों को मुनिहान भी कहा जाता था। जैसे अगर व्यक्तिगत रूप से कोई गुप्तचर यहाँ पे लगाए गए हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, मुनियान यहाँ पे बोला जाएगा। और गुप्तचरों के माध्यम से सुल्तान किसको मेंटेन करता था, नियंत्रित करता था। जो सुल्तान जो है प्रांतीय अधिकारी होते थे, प्रांतीय अधिकारी मतलब जैसे कि सूबा या एकता की बात करें, प्रांतीय अधिकारियों को यहाँ पे नियंत्रित करने का काम करता था कौन, सुल्तान। तो इस प्रकार से गुप्तचर व्यवस्था थी सल्तनत काल में। फिर बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था। तो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, जैसे अभी हमने पढ़े दीवान ए आरिज एक विभाग था, हमने देखे थे, जिसका प्रधान रक्षा मंत्री हुआ करता था। तो इसके 4 अंग होते थे। 4 अंग कौन कौन से होते थे, जैसे कि हम देख सकते हैं, एक तो था पैदल सेना, दूसरा था घोड़े वाली सेना यानी कि अश्वरोही सेना, तीसरा जो विभाग था वो था गज यानी कि हाथी वाली सेना, और चौथा विभाग था कौन सा, नौसेना यानी कि जल वाली सेना। तो 4 प्रकार के यहाँ विभाग हमको देखने को मिलते हैं किसके अंतर्गत, सैन्य विभाग, जिसके अंतर्गत हमने देखे हैं दीवाने आरिज। इसका हम देखें तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो था कौन सा अंग था, अश्व वाला। अश्व मतलब ये वाला, घोड़े वाला। घोड़े वाले अंग को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और सबसे जो कमज़ोर है, कमज़ोर किसको माना जाता है, यानी कि सबसे प्रधान ये था, और सबसे कमज़ोर कौन सा था, नौसेना वाला था। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात करें तो इसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी को हम शॉर्ट में इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसने जो है स्थायी, एक प्रकार से स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और सैन्य कुशलता को बनाए रखने हेतु इसने जो है नगद वेतन भी दिया। नगद वेतन देने का काम भी किसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और हुलिया व दाग व्यवस्था भी इसके द्वारा प्रारंभ करवाई गई, ताकि जो है सैनिकों को आसानी से पहचाना जा सके। नहीं तो दुश्मन के सैनिक भी आकर इधर आ जाए और विद्रोह कर दे। तो हुलिया व दाग प्रथा भी इसके द्वारा प्रारंभ करवाई गई। तो ये हो गई एक प्रकार से जो ये हमने जो है कौन सा पढ़ ली हैं, ये सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ ली हैं हमने। चलिए इसको उठाकर कहाँ ले जा लेते हैं, इसको उठाकर हम जो है नीचे ले जा लेते हैं, यानी सैनिक प्रशासन के अंतर्गत ये वाली जगह में, ठीक है। तो सैनिक प्रशासन में देख लेते हैं, फिर से हम न्यायिक में अभी देख लेंगे। तो सैनिक प्रशासन का जो प्रमुख होता था विभाग, उसको क्या बोला जाता था, दीवाने आरिज। और इसमें 4 अंग थे, एक तो पैदल सेना, एक अश्व सेना, गज सेना और नौसेना। तो अश्व सेना जो है थी प्रधान थी, यानी कि मुख्य उसको वैल्यू दी जाती थी, और ये सबसे कमज़ोर थी नौसेना। अलाउद्दीन खिलजी के समय स्थायी सेना का गठन किया गया सर्वप्रथम, नगद वेतन दिया गया, और हुलिया व दाग प्रथा यहाँ पर प्रचलित हुई। न्यायिक प्रशासन के अंतर्गत देख लेते हैं हम यहाँ पे फिर से। तो न्यायिक प्रशासन में सबसे जो प्रमुख था वो स्वयं सुल्तान था, यानी कि न्याय का जो प्रमुख होता था, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था यहाँ, मतलब अपने यहाँ भारत में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार सर्वोच्च वहाँ सुल्तान हुआ करता था। और एक न्यायाधीश भी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हम बोल सकते हैं,
तो मुख्य न्यायाधीश की यहाँ ज़रूरत पड़ती थी, जिसको हम बोल सकते हैं काजी कुज़ात। ये था प्रमुख न्यायाधीश, जो किसकी सहायता के लिए होता था? सुल्तान की सहायता के लिए, क्योंकि सुल्तान एक प्रकार से जो न्यायिक क्षेत्र है उसकी जानकारी तो पूरी रखता नहीं होगा, तो ये था उसकी सहायता के लिए। इसके अलावा अनेक काजी एवं मुफ्ती जो नामक अधिकारी भी हुआ करते थे, किसकी सहायता के लिए? इस व्यक्ति की, मेन जो व्यक्ति है इसकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के काजी या फिर मुफ्ती इस नाम के अधिकारी भी यहाँ पे हुआ करते थे। मेन जो काजी या कुज़ात है उसकी सहायता के लिए सल्तनत काल में विभिन्न सुल्तानों ने निष्पक्ष एवं जो त्वरित न्याय है यानी कि तुरंत जो न्याय है उस हेतु भी काफ़ी प्रयास किया। जैसे इल्तुतमिश ने न्याय का घंटा भी लगाया था, ये भी आपको याद रखना है। न्याय का घंटा किसके द्वारा लगाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। अब इससे क्या होता था, कोई भी पब्लिक आकर उस घंटा को बजा दे तुरंत उसको न्याय मिलता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उलेमा वर्ग को भी यहाँ पे न्याय की श्रेणी में लाया था। किसने? जो है तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने देखे हैं कंप्लीट रूप से जो प्रशासनिक व्यवस्था थी किसके अंतर्गत। ये देखिए यहाँ पे हमने देखे हैं पूरा कंप्लीट दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। कौन कौन सी? राज्य का स्वरूप हमने देख ली है, केंद्रीय प्रशासन देख लिए, प्रांतीय प्रशासन भी देख लिए, स्थानीय प्रशासन भी, गुप्तचर प्रशासन भी, न्यायिक प्रशासन और सैनिक प्रशासन। तो ये सारी चीज़ हमने देख ली है विस्तार से। अब अगर आपसे बोला जाए कि निष्कर्ष बताइए कि मतलब क्या उसका जो हम पॉजिटिव देख सकते हैं, क्या नेगेटिव, तो हम नेगेटिव तो बहुत ही कम देखते हैं निष्कर्ष के अंतर्गत, हम हमेशा पॉजिटिव में चलते हैं। तो हम निष्कर्ष देख लेते हैं। सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था का हम अगर निष्कर्ष देखें तो सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा सुल्तान जो है दूरस्थ क्षेत्रों का नियंत्रण करता था। दूरस्थ क्षेत्रों के नियंत्रण के अंतर्गत क्या था? एकता व्यवस्था उसके अंतर्गत चलती थी। और अलाउद्दीन खिलजी एवं जो तुगलक था यानी मोहम्मद बिन तुगलक, इसने सैनिक शक्ति के द्वारा एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है ये जो उद्देश्य था वो सफल नहीं हो सका। हालांकि बहुत बड़े क्षेत्र में उसने राज किया, उसके बाद जो है राज्य संकुचित होता चला गया। किंतु सुल्तान एवं प्रशासन के जो विभिन्न अंग होते थे उनके मध्य जो संबंध थे सुल्तान की योग्यता पर निर्भर करता था। जैसे मान लीजिए एकता है, ठीक है, तो एकता जो व्यवस्था है प्रादेशिक स्तर पर है। अब यहाँ देखिए सुल्तान अगर होगा पावरफुल, सुल्तान पावरफुल होगा तो यहाँ पे जो व्यवस्था होगी वो सही चलेगी। अगर ये अयोग्य आता है तो ये व्यक्ति यहाँ पे इसको सहायता देना प्रारंभ कर लेंगे और अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कर लेंगे। तो सुल्तान की योग्यता पर यहाँ पे निर्भर करती है। मतलब आने वाले जो सुल्तान थे परवर्ती जो कमज़ोर एवं अयोग्य शासक आए हैं और उन्होंने एक प्रकार से विस्तृत केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण जो है अच्छे तरीके से यहाँ बेहतर तरीके से मेंटेन नहीं किया और परिणाम स्वरूप आगे हम देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का पतन देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई निष्कर्ष की, हमने देखे हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था, उसके अंतर्गत ये चीज़ें देखें। अब नेक्स्ट जो व्यवस्था आती है वो एकता व्यवस्था हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बात करी अभी प्रादेशिक स्तर पर हम जो है एकता व्यवस्था हमारी जो चल रही है, जो प्रादेशिक स्तर पर जो सुल्तान है वो मेंटेन किसके द्वारा करा जा रहा है? एकता के द्वारा। तो एकता यानी क्या होता है? एकता यानी कि होता है जो प्रांत में जो मुख्य रूप से, जैसे आज की डेट में हम बोल सकते हैं उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा मेंटेन किया जाता है सारी चीज़ें, तो उस समय हम बोल सकते थे एकता, ठीक है। तो एकता एक प्रकार से क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। ये कैसा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है एकता, जिसके अंतर्गत जो है जिसे एक प्रकार से हम जो प्रशासकीय अधिकार प्रदान करने के लिए उस अर्थ में इसको प्रयुक्त किया जा सकता है। और इस काल के जो हिंदी फारसी ग्रंथों में एकता व्यवस्था को भावी सेवा की शर्तों पर राजस्व हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब फारसी भाषा में इसको जो है अपने जो राजस्व सेवा है, जैसे एकता जो है क्या करता था, पूरा राजस्व वसूल के खर्च निकाल के कहाँ प्रदान करता था? केंद्र में, ठीक है, केंद्रीय जो शासन था वहाँ पे जो है इसके द्वारा सारा राजस्व प्रदान कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे, जैसे आशय तो हमने अभी देख लिया है, प्रारंभ देखेंगे कब से हुआ, उद्देश्य देखेंगे इसके प्रकार देखेंगे, इक़्तिदारों के कार्य देखेंगे, विभिन्न सुल्तानों द्वारा इक़्तिदारी की व्यवस्था में परिवर्तन किए गए उनके बारे में देखेंगे, उसका परिणाम क्या हुआ और निष्कर्ष, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आशय देखें। तो आशय तो हमने देख लिए, ये कैसा है? एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रादेशिक स्तर पर जो है व्यवस्था को मेंटेन करना। और फारसी भाषा में क्या बोला गया है? फारसी भाषा में इसको बोला गया है कि राजस्व को एक प्रकार से वसूलना और उसको मेंटेन करके सारी चीज़ जो बची है उसको कहाँ पहुँचाना?
केंद्रीय स्तर पर, यानी कि केंद्र में बचा वाला जो धन है उसको पहुंचाना क्या है, इक़्तिदार का जो है दायित्व है, यानी कि एक प्रकार से इसका आशय हम इस पर बोल सकते हैं। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत मुख्य रूप से इल्तुतमिश ने की थी, परंतु हम इसके बैकग्राउंड में जाकर देखें तो 1191 की बात कर लेते हैं। 1191 में जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, जो तुर्की आक्रमणकारी, जिसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, गुलाम वंश का था। तो गौरी था, गौरी का जो दास था वो कौन था, ऐबक। ठीक है, तो ऐबक जो था, गौरी के समय एक जगह थी जिसका नाम है हासी, और इसका ये इक़्तिदार था। इक़्तिदार मतलब राजस्व वसूलता था, सारी चीज़ें, तो ये काम करता था। परंतु हम अगर ओरिजिनली बात करें तो ओरिजिनली ये कब से शुरू हुई है, ओरिजिनली ये शुरू हुई है इल्तुतमिश के समय से। इल्तुतमिश ने जो है इसको शुरू किया है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश माना जाता है इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए। और इल्तुतमिश ने जो है मुल्तान से लखनौती तक, कहाँ से कहाँ तक, मुल्तान से लखनौती तक, यहाँ पे जो सभी क्षेत्र है उनको इक्ता के रूप में विभाजित कर लिया और राजस्व की यहाँ पे वसूली या फिर जो है जो शुरुआत जो व्यवस्था है उसकी यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। तो ये तो हो गई प्रारंभ की बात करें हमने। अब बात करते हैं उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य हम देख सकते हैं, देखिए कुछ कीवर्ड दिए हैं, जैसे कि जो क्षेत्रीय या दूसरा दूरस्थ जो क्षेत्र होते थे उनका प्रभावी रूप से नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। समस्याओं का समाधान करना, मतलब जो स्थानीय लेवल पर जो समस्या हुआ करती थी वहाँ बार बार केंद्रीय प्रशासन के तौर पर जो सुल्तान था वो तो जाकर मेंटेन नहीं करेगा, यानी कि उनको सॉल्व नहीं करेगा, परंतु जो इक़्तिदार हुआ करते थे प्रादेशिक स्तर पर उनके माध्यम से जो समस्याएं थी उनको सॉल्व या उनका निराकरण कर दिया जाता था। ठीक है, दूरस्थ क्षेत्रों का भू राजस्व वसूला जाता था यहाँ से आसानी से इक़्तिदारों की सहायता से, बिना केंद्र के द्वारा, यानी कि केंद्र में यहाँ पे सेना नहीं थी। कहाँ थी सेना, छोटी छोटी टुकड़ी के रूप में इक़्तिदारों के पास थी, और एक प्रकार से वो पूरी सेना किसके प्रति समर्पित थी, केंद्र के प्रति। तो हम बोल सकते हैं बिना ज़्यादा खर्च किए या बिना केंद्र को बोझ डाले एक बड़ी सेना तैयार कर ली गई, किसके माध्यम से, इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये हमारे उद्देश्य हो गए, 4 उद्देश्य हमने देखे हैं, तो ये चारों को आपको याद रखना है। फिर देखते हैं प्रकार। प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे दो, हम यहाँ देखिए इक़्तिदारों के जो है 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक तो हम देख सकते हैं प्रांतीय स्तर पर था और एक ग्रामीण स्तर पर। प्रांत मतलब हम राज्य बोल सकते हैं, ग्राम मतलब गांव, सबसे छोटी जो इकाई होती है। तो यहाँ पे देखिए प्रांत वाले को बोला जाता था बड़ा इक़्ता, यानी कि इसको बड़ी इक़्ता या बड़ा जो सूबा है उसको बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं छोटी इक़्ता, यानी कि छोटा जो क्षेत्र होता था उसमें इसको मेंटेन किया जाता था। अब यहाँ देखिए प्रांतीय स्तर की जो इक़्ता होती है उच्च वर्गों या अमीरों को दी जाती थी। ये किसको दी जाती थी, हमेशा उच्च वर्ग को, या फिर हम बोल सकते हैं अमीर को। ठीक, अमीर मतलब जो सरदार हुआ करते थे उनको दी जाती थी यहाँ पे। और राजस्व संबंधी एवं जो प्रशासकीय जो दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व होते थे इनके पद से जुड़े होते थे जिसने भी, क्योंकि इक़्ता का मतलब ही होता है राजस्व वसूलना, और जो प्रशासन चलाना है उस स्तर पर यानी प्रांतीय स्तर पर उनका जो दायित्व था वो साथ में जुड़ा हुआ था। और छोटे जो इक़्ता होती थी उनमें सुल्तान सैनिकों के वेतन मतलब ये वेतन के बदले यहाँ पे देता था, मतलब एक प्रकार से अगर बोले हम तो वेतन देना है तो छोटी इक़्ता के रूप में यहाँ देता था। तो यहाँ देखिए वेतन के बदले ये देता था छोटी इक़्ता। और ऐसी जो इक़्ता होती थी वो किसी प्रकार के प्रशासकीय एवं आर्थिक सहायता के लिए, मतलब एक प्रकार से यहाँ दायित्व था क्या, यहाँ इस प्रकार का कोई दायित्व नहीं था। जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि राजस्व और प्रशासकीय संबंधी दायित्व होते थे, तो इसमें दायित्व नहीं था, इसमें दायित्व था। बड़ी इक़्ता के पास जो है धारक अपनी बड़ी इक़्ता में छोटी छोटी इक़्ता है जिसे चाहे दे सकता था, मतलब जैसे बड़ा इक़्तिदार है वो यहाँ पे जो छोटी इक़्ता होती थी वो किसी को भी यहाँ पे दे सकता था, ऐसी इसके पास पावर थी। जैसे कुछ हम देख सकते हैं, जैसे कि 1242 से 1243 में जो मिन्हाज है उस सिराज उसको जो है इक़्ता प्रदान की गई थी, और जब उसे जो है दिल्ली को छोड़ना पड़ा था, मतलब एक प्रकार से जो है उदाहरण आप नहीं भी याद रखो तो चलता है। तो हम बोल सकते हैं देखिए बड़ी इक़्ता जो थी अमीर उच्च वर्गों की दी जाती थी, इनके साथ राजस्व और प्रशासकीय कार्य जुड़े होते थे परंतु इनके साथ नहीं जुड़े होते थे, ये वेतन के बदले मिलती थी और इनको पावर मिली थी कि ये किसी को भी छोटी इक़्ता जो है प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, हम इक़्तिदारों के कार्यकाल और कार्य देखते हैं। तो हमने बात की है 2 प्रकार की इक़्ता थी, कौन कौन सी,
एक तो बड़ी एकता प्रांतीय स्तर पर, छोटी एकता ग्राम स्तर पर। बड़ी एकता की बात करें तो बड़ी एकता के अंतर्गत जो अधिकारी होते थे उसको बोलते थे मुक्ति या बली हम बोल सकते हैं, और छोटी एकता के अधिकारी को हम क्या बोलते थे, एक प्रकार से सिंपल इक्तादार बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं काम उसके, मतलब जो बड़ी एकता है उसके अंतर्गत हम काम देखें तो भू राजस्व का संग्रह करना, प्रशासकीय कार्य को देखना, सैन्य टुकड़ी को मेंटेन करना, और रकम को जो केंद्रीय खजाने तक जो भी बची कुची रकम है खर्च काटने के पश्चात तो उनको जो है केंद्र स्तर पर पहुँचाना इसका मुख्य कार्य था। और ऐसी जो रकम होती थी, मतलब जो रकम केंद्र में पहुँचा दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था, ज़्यादा यहाँ याद नहीं रखना, परंतु आप याद रखेंगे और अगर अपने आंसर में इसको उल्लेखित करेंगे तो काफ़ी ये इफेक्टिव लगेगा। तो फवाजिल नाम की जो है ये रकम होती थी जिसको केंद्र में पहुंचाया जाता है इक्तादार के द्वारा। मुक्ति या बली का पद जो था वंशानुगत नहीं था, मतलब ये था वंशानुगत था, क्या वंशानुगत नहीं था, मतलब योग्यता के आधार पर यहाँ बनाया जाता। साथ ही यह स्थानांतरणीय होता था, मतलब दूसरे के पास ये जा सकता था ये पद। और सियासतनामा के अनुसार अगर देखें हम तो इनका जो कार्यकाल था 3 वर्ष का था, ये भी हमको याद रखना है। तो ये तो हमने देखे क्या, इक्तादारों के कार्य, उनका कार्यकाल देख लिए। अब बात करते हैं विभिन्न सुल्तानों द्वारा इक्तादारी में जो परिवर्तन किए गए हैं तो उनके अंतर्गत हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो आया था, देखिए शुरुआत तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, तो उसके द्वारा परिवर्तन करने की यहाँ कोई संभावना दिखती नहीं, क्योंकि शुरुआत करने वाला ही वही व्यक्ति है। दूसरा जो आया था वो बलबन आया था, तो बलबन ने क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन किया था वो हम देख लेते हैं। तो बलबन में जो मुक्ति होते हैं या फिर बली बोल सकते हैं, मुक्ति या बली, बलबन ने बलियों या मुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इक्ता में ख्वाजा नामक अधिकारी, यहाँ पे किसके द्वारा, बलबन के द्वारा, इनको नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम था ख्वाजा अधिकारी। ख्वाजा नाम के अधिकारी की नियुक्ति की गई किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। और अगर बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, तो आपको इतना बस याद रखना है, ये नियंत्रण के लिए इसने ख्वाजा नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्तियों के स्थानांतरण पर बल दिया। यहाँ पे जो मुक्ति हुआ करते थे प्रधान जो अधिकारी थे किसके, इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत, इनके स्थानांतरण पर यहाँ पे बल दिया गया खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो इसने इक्तादारों के व्यक्तिगत व्यय तथा उसके अधीन रखे गए जो सैनिक थे उनके व्यय को यहाँ पर पृथक कर दिया, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, व्यय को पृथक किया गया। व्यय को पृथक करने का काम किसके द्वारा किया गया, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। और जो इक्तादार थे सैनिकों के वेतन में मतलब एक प्रकार से कमी न कर सकें। देखिए 2 प्रकार के इक्तादार थे, एक तो प्रांतीय स्तर पर और एक था स्थानीय यानी कि ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। तो इन दोनों के जो व्यय है इनको अलग अलग कर दिया ताकि यहाँ पे निश्चित जो व्यय इनके द्वारा किया जा रहा है तो वो यहाँ अलग दिखाया जाए और इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो अलग दिखाया जाए। तो ये व्यवस्था किसके द्वारा की गई, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। फिर बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ हम देख लेते हैं, भू राजस्व संग्रह तथा प्रशासन के कार्यों का यहाँ विभाजन कर दिया गया। भू राजस्व का संग्रह और जो प्रशासनिक कार्य थे, प्रशासन के कार्य का यहाँ अलग अलग कर दिया, यानी विभाजन कर दिया गया किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और जो प्रत्येक इक्ता है उसमें 2 प्रकार के अधिकारी इसके द्वारा नियुक्त किए गए, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 2 प्रकार के अधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त किए गए, जिसे हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं अमीर, अमीर या फिर बोल सकते हैं मुक्ता, और दूसरा व्यक्ति जो था बली उल खराज यानी राजस्व का प्रमुख हम बोल सकते हैं, बली उल खराज। ये 2 अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता के जो आय व्यय है उसके निरीक्षण के लिए एक और अधिकारी की नियुक्ति की तथा इक्ता के सैनिकों को वेतन में जो है केंद्रीय खजाने से देने का प्रावधान किया, यानी कि वहाँ से वो अपना वेतन वसूले ना, जो अधिकारी थे अपने केंद्रीय खजाने से दे सके, ताकि यहाँ पे जो इसका उद्देश्य था वो भ्रष्टाचार को रोकना था, भ्रष्टाचार को यहाँ कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके कारण हम देख सकते हैं इसने बहुत सारे सुधार के कार्य किए थे, तो हमको विद्रोह भी देखने को मिलते हैं, और विद्रोह के कारण जो है इसके सारे जो उद्देश्य थे वो कैसे माने जाते हैं, असफल माने जाते हैं। तो ये भी व्यवस्था हमको देखने को मिली। तो ये परिवर्तन आपको याद रखना है। उसके अलावा एक और व्यक्ति बचा फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का था।
तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये बना था, और इसने जो है बहुत सारी जो नीति है उसको पलट दिया, यानी कि जो वंश का जो पद था वो कैसा कर दिया उनने, जो इक़्तिदार का जो पद था उसको उन्होंने वंशागत बना दिया। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि जो इक़्तिदार है उसका बेटा या आने वाला जो भी उसका वंशज है वो ही उसका पद को संभालेगा। उसके काल में सैनिकों के वेतन के बदले क्या दिए जाते थे, वेतन के बदले यहाँ पे वेतन ना दिए जाके क्या दिया जाता था, गांव प्रदान किए जाते थे। और यहाँ ऐसे गांव को यहाँ हम देख सकते हैं, या फिर गांव को धारण करने वालों को वजहदार कहते थे। मतलब गांव को एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, वजह, और इसको धारण करने वाला क्या बोला जाएगा, वजहदार। किसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। इसके अलावा यहाँ देखें तो लोधी काल में मुक्तियों का स्थानांतरण नहीं हो पाता, तो लोधी काल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने ये देखे हैं इक़्तिदारों की जो व्यवस्था, इक़्तिदार जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमने परिवर्तन देखे हैं सभी सुल्तानों के अंतर्गत, जैसे बलबन के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत कुछ इसके परिणाम के अंतर्गत हम देखते हैं कुछ सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं और कुछ नकारात्मक। तो हम सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक परिणाम। तो सकारात्मक के अंतर्गत हम देखें, यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर काफ़ी विस्तार हुआ। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो क्षेत्रीय जो भी मतलब एक प्रकार से दूरस्थ जो क्षेत्र थे उस पर सुल्तान का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो गया। किसके अंतर्गत, इक़्तिदारी व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा क्या था, अधिक रूप से राजस्व प्राप्ति होने लगी, मतलब बिना जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम के, और जो रकम हुआ करती थी वो कौन सी थी, फवाजिल। किसकी, इक़्तिदारों के द्वारा जो रकम प्रदान की जाती थी उसको हम क्या बोलते थे, फवाजिल बोलते थे। और एक और चीज़ हमने देखें, बिना केंद्र को बोझ पड़े जो है एक बड़ी सेना यहाँ प्रदान कर दी गई केंद्र को। उसके अलावा हम देखें लास्ट जो है इक़्तिदारी व्यवस्था के अंतर्गत विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ। विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ क्यों, क्योंकि जो इक़्तिदारी है उनके माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर कृषि, वाणिज्य, व्यापार, कला, साहित्य और संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों को मेंटेन किया जाता था, जिसके अंतर्गत जो है सभी क्षेत्रों में विकास पर जो है महत्वपूर्ण योगदान इक़्तिदारी के अंतर्गत प्राप्त हुआ। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं अब कुछ नकारात्मक पक्ष किसके, इक़्तिदारी व्यवस्था के। तो इक़्तिदारी व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो जैसे अगर दुर्बल शासक है तो इसकी एक कमी मानी जाती थी। दुर्बल शासक अगर आए तो वो इक़्ता व्यवस्था को मेंटेन कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, विघटन की समस्या को इनने जो है चुनौती दी, मतलब विघटन की समस्या धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो गई और दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया, क्योंकि स्वतंत्र जो क्षेत्रीय स्तर पर जो इक़्तिदार थे वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। उसके अलावा हम बात करते हैं स्थानीय शोषण। स्थानीय स्तर पर शोषण को यहाँ प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि इक़्तिदार है उसके पास सैनिक भी रहते थे, राजस्व शक्ति भी होती थी, तो स्थानीय स्तर पर उसने जो है शोषण को यहाँ पे शुरू कर दिया, उसको प्रोत्साहन मिला एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तीसरा क्या है, सैन्य संगठन जो था, सैन्य संगठन में सहयोग का अभाव था यहाँ पे, क्योंकि जो इक़्तिदार व्यवस्था उसके द्वारा एक जो है विशाल सैन्य संगठन मतलब एक प्रकार से सेना जो है अपने खुद के पास रखता था। तो हम उसका नकारात्मक पक्ष क्या बोल सकते हैं कि जो केंद्र है, जो व्यवस्था मतलब जो सेना थी वो किसके प्रति समर्पित थी, इक़्तिदार के प्रति, ना कि केंद्र के प्रति। तो हम बोल सकते हैं जब तक कि इक़्तिदार यहाँ विशाल सेना मतलब जो सेना है अपनी उसको यहाँ ऑर्डर नहीं देगा तब तक वो केंद्र के प्रति समर्पित या दिल से समर्पित नहीं रहेगी। तो विशाल सेना और का सहयोग और संगठन का अभाव यहाँ हमको देखने को मिलता है इक़्तिदारी के अंतर्गत। तो ये एक हो गए उसके कुछ परिणाम हमने देखें। और यदि हम बोलें कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, जो हमने इक़्तिदारी व्यवस्था पढ़े उसके अंतर्गत हम अगर बात करें निष्कर्ष की, तो हम इक़्तिदारी को क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से पॉजिटिव वे में भी हम ले जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इक़्तिदारी व्यवस्था से लाभ या हानि सुल्तान की स्थिति पर निर्भर करती थी, मतलब जो लाभ होता था या हानि होती थी वो अगर सुल्तान पावरफुल है, सुल्तान अगर पावरफुल है तो व्यवस्था सही चलेगी, और सुल्तान अगर अयोग्य और निर्बल है तो ये व्यवस्था फ्लॉप मानी जाएगी, यानी कि हमेशा हानि देखने को मिलेगी यहाँ पे।
राजपूतकालीन जो सामंतवादी पद्धति है उससे इक्तादारी व्यवस्था अधिक प्रगतिशील मानी जाती थी, क्योंकि इसमें इक्तादारी का पद जो था वंशानुगत नहीं होता था। हालांकि बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन को बताने के लिए वंशानुगत कर दिया था। यहाँ वंशानुगत नहीं होने से क्या होता था, कार्यकुशलता में हमेशा मतलब हमको वृद्धि देखने को मिलती थी, क्योंकि जब योग्यता के आधार पर इनकी जो नियुक्ति की जाएगी कार्यकुशलता हमको सही देखने को मिलेगी। और जो बाद के जो का मतलब शासक आए हैं उनके समय जो है इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया गया, जैसे फिरोज शाह तुगलक। तो ये दिल्ली सल्तनत के पतन की ओर हम देख सकते हैं कि उसी के कारण यहाँ दिल्ली सल्तनत का पतन की ओर अग्रसर हो जाता है दिल्ली सल्तनत। तो ये निष्कर्ष के तौर पे हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, अगला जो है प्रशासन मतलब सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए बहुत सारा अभूतपूर्व यहाँ पे विकास हम देख सकते हैं। अभूतपूर्व विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ? अब अभूतपूर्व विकास हुआ आप देख सकते हैं, कृषि क्षेत्र में हुआ, उद्योग धंधों के क्षेत्र में हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में हुआ, यातायात के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में भी हमको काफ़ी यहाँ प्रोग्रेस देखने को मिलती है। संचार के साधन, तो देखिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे लक्षण हमने देखे अभी, जैसे कि यहाँ भी लिए, जैसे भू राजस्व व्यवस्था में हमको काफ़ी प्रगति, कर प्रणाली कैसा था, उद्योग धंधे, वाणिज्य व्यापार, यातायात व संचार के साधन, मुद्रा, नगरीकरण, और साथ में हम देखेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था की। तो भू राजस्व व्यवस्था में हम देख सकते हैं सबसे हमारे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कृषि योग्य भूमि का विस्तार यहाँ देखने को मिलता है हमको, मतलब कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था होती है वो कैसी होती है, कृषि पर आधारित होती है। तो उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके पीछे बहुत सारे कारण। तो सबसे पहला था कृषि योग्य भूमि का विस्तार हमको देखने को मिलता है, यानी कि इक्तादारी व्यवस्था से दूरस्थ क्षेत्र जो केंद्र था, केंद्र अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ मेंटेन करता था इक्तादारों के माध्यम से। तो जो दूरस्थ क्षेत्र थे, दूरस्थ क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का अधिक विस्तार हुआ, जिससे उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हमको देखने को मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक नवीन भू राजस्व व्यवस्था मतलब भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दीवाने को ही वो हमने देखे हैं एक विभाग की स्थापना करवाई। नगदी कृषि को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया, यानी कि खाद्य फसलों के अलावा नगदी कृषि को भी प्रोत्साहित किया गया। गयासुद्दीन तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक आया, उन्होंने काफ़ी नहरों का भी निर्माण कराया। तो हम ये देख सकते हैं बहुत सारे कार्य सुल्तानों के द्वारा यहाँ पे कराए गए भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम देखें नवीन तकनीकी का जो है आगमन हुआ, तो इससे क्या हुआ, कृषि के जो उत्पादन उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि सिंचाई के लिए एक सिद्धांत आया जिसको हम बोलते हैं लेवर सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कुएं से जो है यानी कि कुएं से है जो पानी है वो आसानी से निकाला जा सकता था, जिससे कि हम बोल सकते हैं सिंचाई में काफ़ी यहाँ पर सहायता मिली। इसके अलावा देखें तो नील व रेशम कीट है, इनके पालन को भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया सल्तनत काल में। इस काल में जो बुआई की तकनीक थी, बीज की जो प्रणाली, उसका प्रयोग भी यहाँ पे किया गया अलग अलग प्रकार से। तो हमको भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो है काफ़ी यहाँ प्रोग्रेस देखने को मिली, मतलब कृषि में एकदम से जो है वृद्धि देखने को मिली, जिससे भू राजस्व व्यवस्था में हमको काफ़ी प्रगति देखने को मिली। इसके अलावा देखें तो भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत एक और चीज़ है, भू राजस्व संग्रह की पद्धति क्या थी। तो भू राजस्व संग्रह के अंतर्गत हम देख सकते हैं सल्तनत काल में भूमि व्यवस्था जो थी मुस्लिम विचारधारा तथा जो पूर्व प्रचलित देसी परंपरा थी उसका मिश्रण हम बोल सकते हैं, यानी कि संक्रमण काल हम इसे बोल सकते हैं। एक इधर की व्यवस्था और एक इधर की व्यवस्था, दोनों के बीच की व्यवस्था थी, क्योंकि आने वाले समय में हम मुगल काल पढ़ेंगे तो दोनों के बीच की जो है जो मिश्रण है उसको हम बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की व्यवस्था हम देख सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रथम था गल्ला बक्सी या बटाई पद्धति। तो हम इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ क्या व्यवस्था थी, इसमें 3 भाग हुआ करते थे। 3 भाग थे। 3 भाग कौन कौन से? 3 भाग थे, एक तो खेत बटाई थी, दूसरी क्या थी, दूसरी थी लंक बटाई, और तीसरी क्या थी, रास बटाई। तो ये आपको याद रखना तीनों। अब ये क्या क्या थी, जैसे खेत बटाई की बात करते हैं तो जब इसका मतलब होता है जब खड़ी फसल में राज्य का हिस्सा निर्धारित हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते थे, खेत बटाई। लंक बटाई का मतलब क्या होता है, लंक बटाई का मतलब होता है इसमें फसल कटने के बाद जो है यानी कि फसल जैसे कटती थी उसके बाद हिस्सा निर्धारित होता था, यानी कि
जो थ्रेसर होती है या फिर भूसा निकालते हैं उसके पहले हिस्सा यहाँ निर्धारित होता था, किसमें, लंक बटाई में। इसमें खड़ी फसल में होता था, इसमें कटने के बाद। और जो लास्ट है राज बटाई, इसमें भूसा अलग करने के पश्चात, यानी कि यहाँ खड़ी फसल में हो जाता था, ये भूसा निकालने के पहले वाली स्थिति और ये भूसा निकालने के बाद वाली स्थिति। तो ये 3 प्रकार से यहाँ पे गल्ला बक्सी या बटाई पद्धति के अंतर्गत 3 प्रकार की बटाई पद्धति थी, इसको मेंटेन किया जाता था। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कौन सी, कानकून नस्क पद्धति। कानकून या कानकूत या नस्क पद्धति हम इसे बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखें राज्य का हिस्सा जो था निर्धारित किया जाता था अनुमान के आधार पर। यहाँ पे हम देखें तो इस पद्धति में अनुमानित तौर पर, अनुमान के आधार पर राज्य का हिस्सा निर्धारित कर लिया जाता था। और तीसरी पद्धति में यदि देखें हम, तो तीसरी पद्धति में क्या व्यवस्था थी, तो तीसरी पद्धति को हम बोलते हैं मसाहत पद्धति। तो इसमें भूमि की माप करके, यानी कि पहले भूमि की माप करवाई जाती थी और उसके बाद जो है राजस्व की जो है राशि निर्धारित की जाती थी। तो ये पद्धति जो है किसके अंतर्गत चली, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय चली, अलाउद्दीन खिलजी के समय हम बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की पद्धति हमने देखे भू राजस्व पद्धति के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने देखे हैं भू राजस्व व्यवस्था और फिर देखें भू राजस्व संग्रह की पद्धति। अब देख लेते हैं कर प्रणाली। तो कर प्रणाली के अंतर्गत जो थे 5 प्रकार के कर हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं खराज, उस्र, जजिया, जकात या सदका और खम्स। तो चारों 5 को हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में। तो देखिए खराज जो था किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से ये वसूला जाता था। और ये क्या था, एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, याद रखना है। और ये जो इसकी राशि थी, मतलब इसका जो भाग था वो था 1/3 से 1/2। मतलब क्या होता है, या तो 33% होगा या फिर 50% होगा। इस प्रकार से यह व्यवस्था थी। और अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे इसको बढ़ाकर एक प्रकार से कर दिया था 1/2। तो ये क्या था, खराज, यानी कि एक प्रकार का भूमि कर था। और यहाँ जो था गैर मुसलमानों के द्वारा यह वसूला जाता था। और अन्य जो सुल्तान थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के अतिरिक्त यदि हम देखें तो उन्होंने इसको जो है 1/5 भी कर दिया था। 1/5 से 1/3 भी हमको देखने को मिलता है। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल याद रखिए इसकी। उससे ये था एक प्रकार का भारतीय मुसलमानों से, यहाँ भारतीय मुसलमानों से यह वसूला जाता था क्या, उस्र नाम का जो कर था। और ये भी एक प्रकार का क्या था, ये भी एक प्रकार का भूमि कर था। तो यहाँ देखिए जो भूमि पर प्राकृतिक रूप से सिंचाई की व्यवस्था होती थी, वहाँ इसकी दर कुल उत्पादन का जो थी, यानी कि अगर प्राकृतिक सिंचाई है, प्राकृतिक सिंचाई का मतलब क्या होता है, जैसे नहर है या फिर हम बोल सकते हैं वर्षा, जो भी है अलग अलग प्रकार से, तो वहाँ इसका जो दर थी 1/10 थी। यानी कि 100 रुपये का जो कुल है तो उसमें 10 रुपये यहाँ राजस्व की राशि दी जाती थी। और अगर सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती थी, मतलब सिंचाई सुविधा सुल्तान के द्वारा अगर प्रदान की जाती थी, तो उसका जो भाग था 1/5, यानी कि 10 रुपये की जगह 20 रुपये देना पड़ेगा यहाँ पर उस्र में, भारतीय मुसलमानों से। जजिया की बात करते हैं, तो जजिया जो थे, जजिया की बात करें तो गैर मुसलमानों से, ये भी था क्या, गैर मुसलमानों से ये वसूला जाता था। और ये क्या था, एक प्रकार का जीवन रक्षा, जीवन या फिर हम बोल सकते हैं संपत्ति की रक्षा के लिए कर यहाँ पे लिया जाता था। और उनके द्वारा सैनिक सेवा, यानी कि सैनिक सेवा प्रदान की जाती थी सुल्तान के द्वारा, तो उसके बदले में ये कर लिया जाता था। अच्छा, इसकी जो दर थी वो हम बोल सकते हैं, उस समय जो पैटर्न था मापने का, उसको बोल सकते हैं हम देहरम। तो 48 देहरम हो सकती थी, या फिर 24 या फिर 12। तो इस प्रकार से व्यवस्था थी। जजिया के अंतर्गत गैर मुसलमानों से संपत्ति कर या जीवन रक्षा के लिए कर लगाया जाता था सुल्तानों के द्वारा। फिर बात कर लेते हैं जकात। तो जकात के अंतर्गत हम देख सकते हैं एक प्रकार का क्या था, ये धनवान मुसलमानों से वसूला जाता था, धनवान मुसलमानों से वसूला जाता था। और ये एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था, धार्मिक कर था, धनवान मुसलमानों से वसूला जाता था। और इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में होता था। एक न्यूनतम मात्रा से ये संपत्ति के स्वामी होने पर जकात देना होता था। और यहाँ हम कुल जो आय होती थी,
कुल आय का 2.5% यहाँ पे वसूला जाता था ज़कात या सदका के रूप में। एक और है लास्ट में खम्स, जिसे हम बोल सकते हैं चोरी किए गए माल पर लगता था, यानी कि जो लूटा जाता था, लूटे हुए धन पर ये लगाया जाता था, यानी कि लूटा हुआ धन या फिर अगर भूमि पे गड़ा हुआ मिल जाता था धन तो इस पर भी ये लगाया जाता था। और ये टोटल संपत्ति का 1/5, यानी कि हम बोल सकते हैं 100 रुपये की अगर संपत्ति है तो 20 रुपये यहाँ पर सुल्तान को देना होता था। और शेष भाग जो था एक प्रकार से यदि देखें तो जो 4/5 भाग होता था उससे सैनिकों के, अधिकारियों के खजाने को जो है प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति है उसको प्राप्त होता, जो व्यक्ति प्राप्त करता था उसको ये प्रदान कर दिया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उलट दिया, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने उसे पुनः, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको उलट दिया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 राजस्व में प्राप्त करता था और 1/5 सैनिकों को दिया जाता था, परंतु फिरोज शाह तुगलक आया उसने फिर से 1/5 यहाँ पे कर दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कर प्रणाली के अंतर्गत 5 प्रकार के कर थे, वो हमने अभी देखे हैं। अब बात करते हैं उद्योग धंधों की। तो उद्योग धंधों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखने वाले हैं जो सल्तनत काल था। सल्तनत काल के समय हम देख सकते हैं काफ़ी विकसित अवस्था में हमको जो है उद्योग धंधों को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखें तो यहाँ इस समय जो थे अस्त्र शस्त्र इनका निर्माण, उसके अलावा हम देखें तो कागज़ उद्योग काफ़ी फेमस था, इसके अलावा वस्त्र निर्माण का उद्योग भी काफ़ी फेमस था। तो ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो मुसलमान थे उनके द्वारा भारत में जो है एक प्रकार से चरखा का प्रचलन भी यहाँ शुरू कर दिया जाता है, जिससे वस्त्र निर्माण में काफ़ी अभूतपूर्व प्रगति हुई। उद्योग हेतु प्रमुख रूप से बंगाल, यानी कि आज की डेट में पश्चिम बंगाल, उसके बाद बनारस यानी कि वाराणसी हम बोल सकते हैं, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर वाला क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्र को यहाँ विशेष महत्व दिया जाता है उद्योग धंधों के केंद्र के रूप में। तो ये केंद्र के रूप में थे यहाँ पे, मतलब ये प्रमुख केंद्र थे। वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं तो वाणिज्य व्यापार यहाँ हमको 2 प्रकार के व्यापार देखने को मिलते हैं, एक तो आंतरिक था और एक था बाह्य व्यापार, यानी कि एक विदेशी व्यापार था और एक देसी व्यापार। इसमें काफ़ी जो है प्रोग्रेस देखने को मिलती है, किसमें, सल्तनत काल की व्यवस्था में। और जो तुर्क के द्वारा एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया गया था तो आंतरिक व्यापार को यहाँ काफ़ी प्रोत्साहन मिला, यानी कि जो मध्य एशिया उसके निवासी थे तुर्की, तो उनका जो है अन्य जो देश है उनके मध्य भी कम्युनिकेशन या फिर संपर्क स्थापित हुआ। तो इससे व्यापारिक क्षेत्र में, यानी कि बाह्य व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी सहायता यहाँ प्राप्त हुई। तो कुछ चीज़ें आयात की जाती थी और कुछ चीज़ें निर्यात की जाती थी। तो आयात के अंतर्गत हम देख लेते हैं, जैसे बाह्य व्यापार में आयात की जाने वाली जो चीज़ें थी उसमें हम देख लेते हैं, जैसे घोड़े को बुलाया जाता था या फिर चांदी को बुलाया जाता था, उसके अलावा सोना, ये सभी जो है इनको जो है मतलब आयात किया जाता था। इसके अलावा यदि हम देखें निर्यात की जाने वाली चीज़ें तो अनाज भेजा जाता था, सूती वस्त्र काफ़ी फेमस था तो सूती वस्त्र यहाँ पे, उसके अलावा दास और नील की खेती होती तो नील, ये निर्यात किया जाता था। ये वाणिज्य व्यापार की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यातायात संचार के साधन कैसे थे। तो यातायात संचार के साधन के अंतर्गत यदि देखें तो तुर्क शासकों ने यातायात व संचार के साधनों पर विशेष ध्यान दिया था, यहाँ विशेष ध्यान दिया गया था इनके द्वारा। और राजकीय मार्गों में सरायों का निर्माण कराया। सराय मतलब जो व्यापारी हुआ करते थे उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आराम के लिए, उनमें काफ़ी यहाँ सुरक्षा के उचित प्रबंध कराए गए थे, सराय का निर्माण करा है यातायात व संचार के साधनों में। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा के अंतर्गत जो है कई नवीन मुद्राएं इनके द्वारा प्रचलित कराई गई, नवीन मुद्राएं प्रचलित कराई गई। तो ये जो है 3 प्रकार की धातुओं का यहाँ प्रयोग होता था। कौन कौन से, एक तो सोना, चांदी और एक और था बिलन। बिलन का मतलब होता है चांदी प्लस तांबा, इन दोनों को मिश्रण कर दिया जाए तो उसका जो है बिलन बन जाता है। यहाँ पे दोनों का मिश्रण इल्तुतमिश ने क्या करवाया था, चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये प्रचलित या इसके द्वारा शुरू करवाया गया था। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने सोना जो है, सोना मतलब दिनार, इसके अलावा अदली यानी चांदी, और फिरोज शाह तुगलक ने चांदी, अद्धा, ये सभी जो है बिक, इनकी शुरुआत कराई थी। तो इस प्रकार हम मुद्रा का काफ़ी यहाँ अच्छा प्रभाव देख सकते हैं, काफ़ी विकसित अवस्था में थी मुद्रा व्यवस्था भी। इसके अलावा नगरीकरण की अगर बात करें तो जब
सभी क्षेत्रों में उन्नति होगी, तो उन्नति होगी तो अनेक जो है नवीन नगरों का विकास होगा। नगरों का विकास होगा, शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि दिल्ली में कई किलेनुमा शहरों का विकास किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी देवगिरी का यहाँ पे विकास किया हुआ, और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, जो हमने पीछे देख चुके हैं उनके बारे में, जौनपुर था, फिरोजपुर था, फिरोजाबाद था, ये सभी एक प्रकार से किसने, फिरोज शाह तुगलक ने नगरों की स्थापना की थी। तो इस काल में नगरीकरण को देखते हुए मोहम्मद हबीब नाम का एक व्यक्ति है, ये आप याद रख लीजिए, मोहम्मद हबीब नाम का व्यक्ति, उसने तीसरा नगरीकरण की इसको संज्ञा दी है। अच्छा, तीसरा नगरीकरण कैसे? पहला नगरीकरण तो आपको पता है, पहला नगरीकरण था हड़प्पा के समय हुआ था, और दूसरा नगरीकरण हम बोल सकते हैं मगध के समय, यानी कि जो महाजनपद काल आया था, महाजनपद काल के समय आपको पता है लोहे का काफ़ी प्रयोग होने लगा था, तो द्वितीय नगरीकरण उसको बोलते हैं, द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा। और तृतीय नगरीकरण की संज्ञा हम सल्तनत काल को बोल सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं, तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी अर्थव्यवस्था जो है विविध पक्षों में यहाँ विकास देखने को मिलता है। मतलब जितने भी हमने देखे हैं विभिन्न प्रकार के पक्षों में हमको क्या मिलता है, विकास देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था के विकास ने सैनिक शक्ति को मजबूत कर दिया, एक आधार निर्मित कर दिया, जिसके परिणाम से क्या हुआ, तुर्क सुल्तानों में आंतरिक शक्ति मतलब आंतरिक शांति भी वहाँ स्थापित हुई, और अनेक प्रकार के उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य भी कराए। तो एक प्रकार से ये निष्कर्ष हम बोल सकते हैं, जिससे बड़े साम्राज्य की स्थापना यहाँ देखने को मिलती है सल्तनत काल में। हालांकि बाद के जो शासक आए हैं उन्होंने धीरे धीरे उसको संकुचित कर दिया, ये मैटर नहीं करता, परंतु जो प्रभावशाली जो शासक थे उन्होंने काफ़ी साम्राज्य को विस्तारित किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं अब स्थापत्य कला की। तो स्थापत्य कला के अंतर्गत हम देख लेते हैं सल्तनत काल की स्थापत्य कला में यहाँ मिश्रण देखने को मिलता है हमको। यानी सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में एक था भारतीय, और यानी कि एक भारतीय शैली थी, और एक थी शैली थी इस्लामी शैली। तो इस्लामी शैली थी, इस्लामी शैली को बोलते हैं अरुकुएट। अब ये जो थी एक प्रकार से ये दोनों शैली थी, दोनों शैली का यहाँ सम्मिश्रण देखने को मिलता है, दोनों का यहाँ पे संतुलित मात्रा में मिश्रण देखने को मिलता है। दोनों शैली की, भारतीय शैली और एक थी, भारतीय शैली को हम क्या बोलते हैं, त्रैवियस शैली, और इस्लामी शैली अरुकुएट शैली। तो दोनों शैली का संतुलित रूप से मिश्रण देखने को मिलता है। और भारतीय शैली में जो है स्तंभों व बल्लियों का उपयोग किया जाता था, बल्कि मतलब हम एक प्रकार से देखें तो यहाँ जो है स्थापत्य कला, भवन निर्माण, मंदिर निर्माण में स्तंभ और यहाँ पे बल्ली का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे हम देखें तो जो थी मेहराबों के लिए जो है काफ़ी फेमस थी ये जो शैली थी। तो हम देख सकते हैं भारतीय शैली में जो निर्मित मंदिर थे, इस्लामी शैली में निर्मित जो मस्जिद थी उसमें पूर्णतः भिन्न थे। और इसी प्रकार जो इस्लामी शैली थी उसके मकबरे जो थे भारतीयों के जो है उसके लिए बिल्कुल नए थे। मतलब यहाँ पे देखिए मकबरा निर्माण करने की शैली प्रारंभ हुई, तो मकबरा जो था भारतीयों के लिए एक प्रकार से नया था, क्योंकि यहाँ पे पहले से जो है मकबरे नाम की कोई चीज़ इनको देखने को नहीं मिली थी। भवन निर्माण सामग्री में भारतीय जो थे बड़े बड़े भारी पत्थरों का उपयोग करते थे, जबकि इस्लामी जो थे छोटी छोटी हल्की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे जो है ईंटों का प्रचलन भी हमको काफ़ी देखने को मिलता है। इस्लामी शैली में जो था गारे, जैसे कि हम मिक्सचर बोलते हैं उसको, गारा या चूना का प्रयोग किया जाता था, और यहाँ पे ये काम नहीं किया जाता था। तो दोनों में काफ़ी यहाँ पे हमको अंतर देखने को मिलता है, परंतु दोनों का जो मिश्रण है वो हमको आगे जो है काफ़ी यहाँ नई स्थापत्य कला की जो शैली है उसको हम बोल सकते हैं, एक नई शैली यहाँ विकसित हुई जिसको हम बोलते हैं हिंद इस्लामी शैली। दोनों के मिश्रण से एक शैली बनी जिसको बोलते हैं हिंद इस्लामी शैली, जिसमें हमने जो है दोनों को, जैसे कि देखिए मकबरों की डिज़ाइन या फिर जो गारे, ईंट, चूना, ईंटों का जो भी है सभी चीज़ ये इधर मिक्सचर किया गया। तो एक प्रकार से हिंद इस्लामी शैली का यहाँ विकास देखने को मिलता है। तो इसके हम देख लेते हैं अब चरण। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत हम चरण देखते हैं तो 3 चरणों में विभाजित है, एक तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो तीनों को हम एक एक करके यहाँ देखते हैं। प्रथम चरण को हम बोलते हैं ममलुक शैली। ममलुक शैली यानी कि होता है दास वंश था उसको हम क्या बोलते थे, ममलुक या गुलाम वंश था। तो ममलुक शैली के अंतर्गत हम देखेंगे इसका जो काल है वो है 1206 में स्थापित हुई थी और
1290 तक, 1206 से 1290 तक इस शैली को हम बोल सकते हैं। और यहाँ हम अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। तो जो इमारतें हैं उनमें संशोधन किया गया, इमारतों में क्या किया गया, संशोधन हमको देखने को मिला। मतलब जो है या तो संशोधन किया गया या फिर उनको तोड़ा गया। दो चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कुबत उल इस्लाम, कुबत उल इस्लाम, कुबत उल इस्लाम। और इसके अलावा एक और है जो कुतुब में मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक जो है अजमेर में एक निर्माण कराया गया था, जिसको हम बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ये इन मस्जिदों का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इस चरण में कुतुब मीनार पहली ऐसी इमारत थी। हालांकि कुतुब मीनार का पूरा कार्य किसके द्वारा कराया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये फर्स्ट ऐसी इमारत थी हिंद जो है मतलब एक प्रकार से ममलुक शैली के अंतर्गत इसका जो निर्माण किया गया था, जिसका मतलब जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण स्वतंत्र रूप से किया गया था। साथ ही इस चरण में निर्मित जो इल्तुतमिश का मकबरा है इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम, यानी कि इल्तुतमिश का जो मकबरा था मकबरा ये इस्लामी शैली में निर्मित था। और इस्लामी शैली में निर्मित ये पहला मकबरा था। तो ये हम देख सकते हैं ममलुक जो शैली थी उसके अंतर्गत ये चीज़ें हमने देखे हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखे हैं। एक तो 1206 से 1290 तक चली थी, जो कि गुलाम वंश या ममलुक वंश के द्वारा ही शुरू की गई थी। या तो संशोधित किया गया कुछ इमारतों को, या फिर तोड़ा गया, जैसे कि कुबुतुल इस्लाम, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, और कुतुब मीनार पहली ऐसी जो मीनार थी। उसके बाद इल्तुतमिश का मकबरा, इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा, एक प्रकार से प्रथम इमारत हम बोल सकते हैं। दूसरा जो चरण है खिलजी काल में आया। खिलजी काल यानी कि हम बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय ज़्यादा हमको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए हमको इस्लामी शैली का प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। किसमें, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस्लामी शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो दिल्ली जो है उसमें स्थित अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा बनाया गया था। ये पहली इमारत थी जो कि इस्लामी शैली का, यहाँ देख सकते हैं। इसमें गुंबद बनाए गए थे, मेहराब प्रणाली आदि प्रयोग की गई थी। खिलजी काल की दूसरी महत्वपूर्ण इमारत की अगर बात करें हम तो ये थी जमात खाना मस्जिद। ये जमात खाना मस्जिद जो थी सेकंड ऐसी इमारत थी जो कि इस्लामी शैली से निर्मित की गई थी। ये दो चीज़ देख सकते हैं हम खिलजी काल में। और इसका चरण यदि हम देखें तो चरण आप वही याद रख लीजिए। एक तो 1290 में खिलजी काल शुरू हुआ था और 1320 तक ये चला था। तो ये आप वही जो उनका वंश था उसको आप याद रख सकते हैं। तुगलक शैली तुगलक काल में चली थी और ये 1320 से 1398 तक का काल था इसका, तुगलक शैली इसको बोलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ जो खिलजी शैली है उसका अलंकार एवं सजावट की परंपरा बनी रही पहले से, जो पहले से थी। परंतु यहाँ देखिए दिल्ली स्थित जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है उसको इसको उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। किसका, गयासुद्दीन का मकबरा जो है इसके उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं। जो पुरानी परंपरा थी वो वैसे के वैसे चलती रही। यहाँ देख सकते हैं हम गुंबद के शिखर पर निर्मित जो कमल कलश की आकृति, ये सारी चीज़ भारतीय कला का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि त्राबियत यानी कि जो भारतीय शैली थी, त्राबियत शैली और एरुकेट शैली, उसका जो है समन्वय भी यहाँ देखने को मिलता है। इसके प्रवेश द्वार में स्तंभों एवं बल्लियों, अब ये जो सारी चीज़ है हम जो शैली पढ़ रहे हैं इनके बारे में हम विस्तार से आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम एक एक चीज़ें यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो ये 3 शैली हमने देखे हैं। यहाँ पर कुछ जो है तुगलक काल की प्रमुख इमारतों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए तुगलक काल की प्रमुख इमारतों के अंतर्गत प्रथम रूप से हम देख सकते हैं इमारतों में सादगी एवं विशालता का ज़्यादा बल दिया गया है। सादगी व विशालता पर यह ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी कि कीमती पत्थर के बदले मटमैले पत्थर का यहाँ ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अष्टकोणीय मेहराब का निर्माण किया गया है। दूसरा यदि बात करें हम तो जो इमारतें हैं उसमें इस्लामी व भारतीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। दोनों शैली का हमको क्या देखने को मिलता है, मिश्रण देखने को मिलता है। किसमें, हमने देखें दूसरे प्रकार की जो इमारतें थी उसमें। और तीसरे प्रकार की इमारतों की अगर बात करें तो इसमें जो है समन्वित शैली जो है, मतलब एक प्रकार से ये जो है केंद्र यानी कि पहले दिल्ली में प्रयोग की जाती थी,
परंतु अब दिल्ली से जो है अन्य क्षेत्रों में भी ये फैल गई, बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी प्रसारित हो गई। और आगे चलकर जो है मुग़ल काल, मतलब एक प्रकार से हर जगह हमको देखने को मिलता है मुग़ल काल के समय। तो हम इस प्रकार यदि देखें, दिल्ली सल्तनत के काल में भारत में एक नई स्थापत्य कला का विकास हुआ। जैसे कि हमने सम्मिश्रण देखे दोनों शैली का, त्रैवित शैली और अरिक्वेट शैली का। तो जो इस्लामी और भारतीय शैलियों के क्रमिक एवं निरंतर जो समावेश है, उसका परिणाम भी हमको देखने को मिलता है, जिससे आगे चल के मुग़ल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान भी ये काफ़ी यहाँ पर सिद्ध होता है, जो दोनों शैली का मिश्रण है। अब बात कर लेते हैं हम, एक और चीज़ बची हमारी सल्तनत कालीन साहित्य की। तो सल्तनत कालीन साहित्य हमारा जो है एंड हो जाता है, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा भक्ति आंदोलन। चलिए ये पढ़ लेते हैं। ये हमारा एक प्रकार से सल्तनत काल के अंतर्गत सारी चीज़ें हमारी एंड हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं, साहित्य मतलब होता है लिखा जाने वाला, यानी कि मुख्य रूप से यदि हम देखें तो जो सल्तनत काल थी उसकी मातृभाषा क्या थी, एक प्रकार से हम देखें मातृभाषा, ये याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और आपको यहाँ आंसर लिखने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी। इसके अलावा हम देखें धर्म की भाषा कौन सी थी, अरबी थी, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद प्रशासन की भाषा कौन सी थी, प्रशासन की भाषा थी फारसी। ये तीन चीज़ हमने देखे कौन कौन सी, एक तो मातृभाषा तुर्की, धर्म की भाषा अरबी और प्रशासन की भाषा फारसी। इसके अलावा जब विजयनगर के बारे में हम पढ़ेंगे, विजयनगर तथा बहमनी इनके दरबार की अगर भाषा की बात करें तेलुगु एवं मराठी हो जाती है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा काम की नहीं होती, क्योंकि जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जान लेंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें भाषा अलग हो जाती है, यानी पंजाबी भाषा का विकास हो जाता है, तो वो बात का मैटर है। अभी हमको याद रखना, मातृभाषा तुर्की थी, धर्म की भाषा अरबी थी और प्रशासन की भाषा फारसी थी। तो हम देखते हैं एक एक करके सभी ग्रंथों के बारे में, सभी पुस्तक के बारे में। तो पहला जो हम देख सकते हैं चचनामा या फतेहनामा हम इसको बोलते हैं। तो ये हम एक प्रकार से बोले तो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये काजी इस्माइल के द्वारा, काजी इस्माइल के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है, सिंध पर आक्रमण का, सिंध आक्रमण का इसमें उल्लेख किया गया है, किसमें, चचनामा में। इसके अलावा हम देखें किताब उल हिंद या तहकीकात हिंद की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपको पता होगा जब हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक पर्सन पढ़ा था जिसका नाम था अलबरूनी, अलबरूनी के बारे में पढ़ा था। तो अलबरूनी के द्वारा ये लिखी गई है, इसका पूरा नाम है अबू रेहान अलबरूनी। और यहाँ हम देख सकते हैं अंग्रेजी अनुवाद भी इसका किया गया है, किसके द्वारा, एक सुचाऊ नाम का पर्सन था, उसमें अंग्रेजी अनुवाद इसके द्वारा किया गया है। अलबरूनी का जन्म 973 में खीबा में हुआ था, ये हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और पुराणों के अध्ययन की अगर बात करें, पुराणों के अध्ययन से हमको ये पता चलता है कि ये जो था प्रथम मुस्लिम था, मतलब पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों के इसने अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन करने वाला फर्स्ट मुस्लिम हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तारीख यामिनी या किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी के जो लेखक है वो उतबी एक इतिहासकार जिसने जो है तारीख यामिनी लिखी है। फिर उसके बाद ताज उल मासिर आपको पता है पानीपत के जो है युद्ध हुए थे उसकी जानकारी मिलती है इससे, और इसके जो लेखक है वो उसका नाम है हसन निज़ामी, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं हम आदाब उल हर्ब नाम का जो है, आदाब उल हर्ब व सुजावात, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है फ़क्र आ मुदब्बिर के द्वारा, ये लिखी गई है आदाब उल हर्ब व सुजात। इसके अलावा सियासतनामा की अगर बात करें तो सियासतनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, निज़ामुल मुल्क इसके द्वारा लिखी गई है। ये पूरा अगर बोले तो निज़ामुल मुल्क तुसी, ये सियासतनामा जो है, सियासतनामा कर लीजिए इसको, सियासतनामा किसके द्वारा लिखी गई, निज़ामुल मुल्क तुसी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद तबाकात आ नासिरी की अगर बात करें तो तबाकात आ नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं किरान उस सदायान। तो ये किरान उस सदायान जो है एक प्रकार का क्या है, पद्य है, पद्य यानी पद्यांश होता है। तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है, मिफ्ताह उल फुतूह, ठीक है। तो
एक प्रकार से हम देखें तो ये जो है सॉरी, ये जो है किरान उस सदाहन, ये पद्य है, और ये जो है एक प्रकार का गद्य है, ये भी एक रचना है। ठीक है, ये भी एक रचना है। और एक प्रकार से हम देखें तो खजायन उल फुतू, इसके अलावा एक और है देवल रानी खिज्र खान, ये सभी जो है इनके द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं हम ये रचना। इसके अलावा एक और है नूह सिपहर एजाज आ खुसरवी और तुगलकनामा, ये सभी किसके द्वारा लिखी गई है? ये फेमस पर्सन है जिनको आप पहचानते होंगे, खुसरो, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के द्वारा ये लिखी गई है। इनका जन्म हुआ था पटियाली गांव यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने जो है, आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, 8 सुल्तान का शासन देखा है, यानी कि बलबन से शुरुआत हुई थी और बलबन से लेकर जो है आ गए, यानी गैसुद्दीन तुगलक तक जो है टोटल 8 सुल्तान का इन्होंने शासक के दरबार में ये रहे हैं। और इनको एक और संज्ञा दी गई थी, तूती आ हिंद, यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं भारत का तोता, या फिर जो लोकप्रिय नाम था इसका ये। और ये जो है निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्क उल्लाह की उपाधि भी दी थी। तो ये ज़्यादा हमको नहीं देखना ज़्यादा, हिंदी शब्दों का इनने खुलासा से प्रयोग किया था, और खड़ी बोली का जनक भी इनको बोला जाता है अमीर खुसरो को। तो ये सारी चीज़ हमको देखना है। दिल्ली को हजरत दिल्ली का नाम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट फवाद उल फुआद। तो फवाद उल फुआद जो है ये है अमीर हसन दहलवी, इनके द्वारा ये जो है लिखा गया था। और ये भारत का सादी कहा जाता है हसन को, अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। इसके बाद इसको तो आप सभी जानते होंगे, रिहला यानी कि इब्न बतूता। इब्न बतूता रचना है, रिहला मतलब इब्न बतूता जो था उसकी रचना है रिहला। और यहाँ हम रिहला की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये जो है इब्न बतूता आया था 1333 में, और 13 वर्षों तक ये भारत में रहा, परंतु इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया। तो ये जो है राजदूत बनाकर, परिणाम स्वरूप राजदूत बनाकर इसको चीन भेजा गया, और उसके बाद जो है मोरक्को ये वापस लौट गया। यानी मोरक्को से आया था किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और ये वापस मोरक्को लौट गया फिर बाद में। और रिहला जो है उसमें सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था की भी महत्वपूर्ण जानकारी इसने दी है। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं हम, जैसे तारिका फिरोज शाही। तो तारिका फिरोज शाही आपको पता है। और फतवा या जहांदारी किसकी है? बर्नी की, जियाउद्दीन बर्नी इसको हम पूरा नाम बोलते हैं, और ये इतिहासकार थे। तो बर्नी के द्वारा ये लिखी गई है। और यहाँ हम देख सकते हैं जो तारिका फिरोज शाही है, फिरोज शाह तुगलक को एक प्रकार से आदर्श सुल्तान इसके द्वारा कहा गया। तारिका फिरोज शाही, तो ये जो है एक और है, मतलब शमसे सिराज आफीफ, शमसे सिराज अफीफ, इसके द्वारा यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसमें फुतवाहात फिरोज शाही की बात करें तो ये जो है खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये लिखी गई थी, फतवाहत फिरोज शाही। उसके अलावा तारिक सलातीन अफ़गानिया, तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई थी। फिर उसके बाद है एक और है मसालिक उल अवसार जो है हम देख सकते हैं, ये जो है अल उमरी के द्वारा ये इसको लिखा गया। फिर देखते हैं फतवा उस सलातीन, तो यहाँ हम देख सकते हैं अब्दुल मलिक इमाम इसामी के द्वारा लिखी गई थी ये। तो ये जो है हम देख सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा इसको लिखा गया है। और उसके बाद तारिक मुबारक शाही, तो ये हम बोल सकते हैं किसके द्वारा? ये है यहया बिन अहमद सरहिंद, ये पर्सन है, इनके द्वारा लिखी गई है ये तारिका मुबारक शाही। तो ये तो हमने कंप्लीट देखें किसका? साहित्य, मतलब साहित्यकालीन था, मतलब सल्तनतकालीन साहित्य जो था वो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो हमारा जो है सल्तनत काल अब पूर्णतः एंड हो चुका है। मतलब जो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तीनों वंश के बारे में हमने पढ़ ली हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उसके बाद उसके हमने जो है स्थापत्य कला के बारे में देखें, उसकी शैली जो भी थी उसके बारे में देखें, इमारतों के बारे में और साहित्य के बारे में। तो सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम भक्ति आंदोलन के बारे में।